हेलो एवरीवन। आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, आरबीएल बैंक का जो शेयर है ये 122 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और आज हल्की सी तेजी इसमें जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आरबीएल बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि भैया 700 रुपए से ये शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, 122 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक 122 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 10% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस बीच 105 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, 132 रुपए तक पहुंचा, फिर एक ही झटके में शेयर 120 पर आया, अभी 122 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में आरबीएल बैंक में 81% की गिरावट है। 700 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, देखिए गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर एक बढ़िया बाउंस बैक आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद जैसे ही कोरोना की सिचुएशन सामने आई, शेयर धीरे 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 टूटता चला गया और 105 रुपए तक भी टूट गया ये, और अभी 122 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 3 साल में आरबीएल बैंक का अगर हम डेटा देखें तो 78% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 701 रुपए तक का हाई है। और ग्राफ देखेंगे, तेजी आई है, गिरावट आई है, तेजी आई है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, मिड कैप स्टॉक है, 6400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है। एफआईएल्स की होल्डिंग जो पहले 24.31% हुआ करती थी, अब वो 25.53% है। म्यूचुअल फंड पहले 19.41% की होल्डिंग ओन करते थे, अब 19.94% की होल्डिंग उनके पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग गिराई है, जो पहले 4.96% थी, अब 4.30% की उनकी होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 44% जितनी होल्डिंग देखने को मिली है। और आप देखिए, प्रमोटर यहाँ पर कोई खास नहीं है, तो प्रमोटर की कोई गिरवी भी नहीं होगा। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 181 एफआईएल्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 19.24 देखने को मिली है। 15% का डिविडेंड जस्ट अभी इन्होंने पे किया है, 23 मार्च को इन्होंने इसी साल 15% का जो डिविडेंड है वो पे किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आरबीएल के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। पी काफी कम है, 10.01 है, जबकि इंडस्ट्री पी 25 है। बुक वैल्यू 206 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.61 है, ये भी काफी कम है। ईपीएस 12.55 है और डिलीवरीज 12.81 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि भैया कर्जा, तो 70,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर। और जनरली अगर हम देखें तो पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी 250 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। अब देखिए, जून 2019 की अगर हम बात करें तो 265 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 250 करोड़ के आसपास का रहा, दिसंबर में 225 करोड़ के आसपास का रहा। लेकिन दिसंबर 2019 में सिर्फ 70 करोड़ में वो जो मुनाफा है वो सिमट के रह गया, और सितंबर में सिर्फ 55 करोड़ तक वो सिमट के रह गया। मार्च के नतीजे आने बाकी है और उसके ऊपर काफी बड़ा दमखम लगता है कि भैया कैसे नतीजे आते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कोई भी शेयर होता है उसके जब भी नतीजे आते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिस्की शेयर्स होते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जैसे उसके नतीजे आते हैं, अगर इसके नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो शेयर में गिरावट आनी तय है, अगर अच्छे आते हैं तो भैया तेजी भी आनी तय है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आरबीएल बैंक के बारे में तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आरबीएल बैंक मुझे एक बहुत ही बड़ा रिस्की बैंक जरूर लग रहा है। और आरबीएल बैंक हो गया, इंडोसिंड बैंक हो गया, ये मुझे काफी रिस्की लग रहे हैं, क्योंकि अगर तेजी आ गई तो भैया अच्छी खासी तेजी आएगी, नहीं आएगी तो भैया ये नीचे तोड़ कर रख देगा ये शेयर। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक की, तो ये मुझे काफी ज्यादा ट्रस्टेड बैंक लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आरबीएल बैंक में मैंने खरीदारी नहीं की है, कभी भी नहीं की है, और आने वाले दिनों में भी मैं इसमें खरीदने का कोई सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे खरीदारी करनी है बैंकिंग सेक्टर में तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। एचडीएफसी का जो बहुत बड़ा ऑप्शन है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आरबीएल बैंक में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं फेडरल बैंक में पैसा लगाना पसंद करूंगा, ना कि आरबीएल बैंक में पैसा मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ओवरऑल मैं कहूंगा कि रिस्की शेयर है, इसलिए मैं पैसा नहीं लगाऊंगा यहाँ पर।
और फंडामेंटल्स मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत अच्छे इसके जरूर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कितना बड़ा डेंट पड़ा है वो कहना मुश्किल है, कितने एनपीएस बढ़ सकते हैं ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं इसमें किसी को भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि देखिए लॉकडाउन हटने के बाद जो अगर सिचुएशन ऐसे निकल कर आती है कि छोटे बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है और जिन्होंने बैंकों से पैसा लिया है वो उसको पे नहीं कर रहे हैं या फिर चुकाने की कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे में बैंकों का जो आईपीओ है वो बढ़ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जो छोटी बैंक्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आरबीएल बैंक को मैं इसलिए चूज नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना के चलते कितना बड़ा डेंट पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए आरबीएल बैंक है और ऐसी जितने भी जो रिस्की बैंक है उसमें मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर, और ना ही मैं किसी को फ्रेश बैंक करने की सलाह दूंगा यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आरबीएल बैंक के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।